कोई बात नहीं, नहीं पूछना चाह रहा अगर कोई। वी आर ऑन टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सीन क्या है? monohybrid cross is whenever we saw the general about monohybrid cross, तो उसमें क्या था, एक सिंगल कैरेक्टर जो है उसको कंसीडर किया जाता है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, सबके सब कैरेक्टर्स जो हैं वो हाइब्रिड भी बनते हैं, बट हम या मेंडल वो एक ही कैरेक्टर के पीछे पड़ा हुआ था और उसने सबसे पहला जो कैरेक्टर लिया था दैट वाज हाइट। So for monohybrid cross, good evening Sanjana, for monohybrid cross the character into consideration was height. Okay, कैरेक्टर जो था कंसिडरेशन वो क्या था, वो हाइट थी। हाइट के लिए सबसे पहले बेसिस क्या है इसका, आज के टाइम पे जो हमें पता है वो इसका बेसिस होता है ऑक्सिन हार्मोन, या इसमें आता है दूसरा साइटोकाइनिन, यानी प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज हॉर्मोन्स। गुड इवनिंग रवि। बोथ ऑफ दीज हॉर्मोन्स, तो ये जितना भी जो भी मैटर है साइटोकाइनिन या ऑक्सिन अगर प्रोड्यूस होते हैं प्लांट की हाइट बढ़ती है, अगर प्रोड्यूस नहीं होते, अब क्वालिटेटिवली लेस हो सकते हैं वो क्वांटिटेटिवली लेस हो सकते हैं, वो इनएक्टिव भी हो सकते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट भी हो सकते हैं, तो इन सब केसेस में क्या है, प्लांट की जो कंडीशन है वो ड्वार्फ रह जाती है। क्लियर है? तो हमने डोमिनेंस और इसके साथ साथ ये भी पढ़ लिया था कि रिसेसिवनेस की क्या कंडीशन है। हमेशा टॉल जो है वो होता है इसमें डोमिनेंट। ठीक है, टॉल इज ऑलवेज डोमिनेंट, और टॉल की कंडीशन है कैपिटल टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल। रिसेसिव इज ड्वार्फ। तो अगर हम अब कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं यहां से इन दोनों के डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में, तो इसमें क्या रहेगा, वेन एवर द ऑक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड by the expressive gene, by the active gene, by the gene which can make its product is dominancy and hence increasing the plant height. Second condition, the inactivity of the gene not able to produce enough protein so to make auxin and making the plant dwarf. अब यहां कंडीशन देखो क्या है, इनएक्टिविटी और यू कैन से एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है वो ड्वार्फ रह जाता है। ठीक है, डोमिनेंस का केस क्या कहता है, डोमिनेंट इज समथिंग विच इज सप्रेसिंग ऑन टू द अदर, ऐसा नहीं हो रहा। रिसेसिव कंडीशन हमेशा एक्सप्रेसिव होती है व्हेन इट इज एन होमोजाइगस कंडीशन, और डोमिनेंट कंडीशन में अगर अकेला कैपिटल टी भी है तो भी काम चल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टी है, दिस अलोन एलील is responsible for producing enough auxin or you can say growth hormones. This small t is not needed. ठीक है, this small t is not needed. ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट की प्रेजेंस यहां पर है तो सेकंड का इफेक्ट नहीं आता, दिस इज नॉट द केस, है ना। 10th क्लास तक तुम्हें क्या बताया रहेगा, इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन इज अनेबल टू शो इट्स इफेक्ट, यही बताया। बट इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इतना समझ लो। और अगर ये दोनों एक दूसरे के एक साथ इस तरह से होमोजाइगोटिक कंडीशन में प्रेजेंट होती है, होमोजाइगस कंडीशन में, देन द प्लांट इज ड्वार्फ, रीजन नो प्रोटीन एट ऑल। ठीक है, so now we have is क्रॉस। क्या क्रॉस था, उसकी रेशियोज क्या थी, और उसका एक्चुअल डाटा क्या है। अब ये भी एक छोटी सी चीज इसमें रह जाती है, तो आप अगर आगे पढ़ेंगे तो ये है आपके पास, वन यू हैव इज फिनोटाइप, सेकंड वी हैव इज जीनोटाइप। So what is the difference between phenotype and genotype and how they are related to each other? Phenotype means the outer morphology.
Phenotype means the outer morphology, and you can say the external characters. Now I am writing two organism. This is plant number 1, this is tall, and second is also tall. So इसका कारण क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूं. जीनोटाइप, the genetic makeup, or you can say the allelic combination. Allelic combination is known as genotype. So यहां से हम लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी और स्मॉल टी. ये तीन तरीके के जेनेटिक कॉम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं. अब मैंने यहां लिखा है एक टॉल, ये 1 एंड सेकेंड बोथ आर टॉल. मुझे फटक से ये बता दो जो फर्स्ट टॉल है इसका जीनोटाइप क्या है. कोई भी अगर बच्चा मेरे को बताना चाहे फर्स्ट टॉल जो है इसका जीनोटाइप क्या है. आई एम वेटिंग. इस फर्स्ट टॉल का और इस सेकंड टॉल का जीनोटाइप हम यहां से मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर पता नहीं लगा सकते. ठीक है, इसे देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसका जीनोटाइप, ये प्लांट नंबर 1 का या प्लांट नंबर 2 का जीनोटाइप क्या होगा. काव्या गोयल हैव सेड कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. एनीवन एल्स? काव्या, आपने बोला कैपिटल टी, बट क्या यहां पर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दूं तो वो सही नहीं होगा? Don't you think small capital T and small t will also be a correct answer? Yes. खुशबू इज गेटिंग इट करेक्टली. टॉल में दोनों तरीके के फिनोटाइप जीनोटाइप प्रेजेंट हो सकते हैं. सो कहने का मतलब यहां ये है कि फिनोटाइप को देखकर, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर कभी भी जीनोटाइप के बारे में कोई आइडिया नहीं लग सकता. क्लियर है? And the second condition we have is this. both situations are possible. So यहां से जीनोटाइप को देखकर हम फिनोटाइप का पता बहुत आराम से लगा सकते हैं. ये एक कंपैरेटिव डिग्री इन दोनों के बीच में. फिर इसके बाद पेरेंटल क्रॉस, सबसे पहला जो क्रॉस है दिस इज पेरेंटल क्रॉस. यहां से प्रोड्यूस होती है F1 जनरेशन. ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास मोर्फोलॉजिकल डाटा दिया हुआ है, इसमें अंदर जीनोटाइप की बात नहीं करी गई. रीजन उसका क्या है? इसके अंदर जीनोटाइप की बात इसलिए नहीं की गई क्योंकि जीनोटाइप का मेंडल को पता ही नहीं था. ठीक है. पेरेंटल क्रॉस में उसने बनाई थी प्योर लाइन. सबसे पहले प्योर लाइन को इसने करवाया था क्रॉस ब्रीड. One is tall with capital T and capital T, one is small with small t and small t, यानी ड्वार्फ प्लांट. तो अगर ये प्लांट जो है कैपिटल टी स्मॉल टी कैरी करता है तो हमें कैसे पता कि अब ये टॉल जो है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी है? इसको मेंडल ने प्रूव किया था कि ये कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तब हम जानते हैं. दूसरा, F1 जनरेशन में इसको दोनों जितने भी प्लांट इसको मिलते हैं सारे के सारे टॉल मिलते हैं. F2 जनरेशन में 3 प्लांट इसे टॉल मिलते हैं और 1 प्लांट इसे ड्वार्फ मिलता है. सो व्हाट आर द थिंग्स? इसमें क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले देखो, F1 जनरेशन के फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो यह है 4:0. 4:0 बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ. इसका रीजन क्या है? Capital T and capital T present in one organism or one plant, small t and small t present in another. There is a cross between these two and the Punnet's square goes like, यहां से बनते हैं gametes. Capital T in one gamete, capital T in another gamete, homozygotic condition, homogametic condition sorry.
small t and small t condition. Clear with this? Now we have the Punnet's square. और Punnet's square क्या होता है? It is always, एक तरफ हम लिखते हैं मेल के गैमीट्स, एक तरफ हम लिखते हैं फीमेल के गैमीट्स, एंड फाइनली वी मेक अ क्रॉस, assumptional cross with the help of stats. This will go like capital T and small t, capital T and small t, and all of the four plants are same. And capital T and small t is a condition of tall. Now we know, he didn't knew. उसे इस बात का नहीं पता था. So all of the plants were tall and hence tall ratio dwarf were 4:0. This was the condition of F1 generation. ठीक है. इसका जो भी मैं ये ब्लैक स्क्रीन करके या व्हाइट स्क्रीन करके लिखते जाता हूं उसको फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते रहा करो. और इसमें जीनोटाइप क्या है? इसमें जीनोटाइप जो है, दिस जीनोटाइप विल बी capital T 0 that we have seen. Capital T small t is 4, yani all of the plant are now gone to heterozygous condition. And third we have is there is no expression of small t and small t. So here Mendel got an idea that when the tall plant was crossed with the dwarf plant, F1 जनरेशन के अंदर जो ये dwarf कंडीशन है ये कहीं ना कहीं छुप जाती है. It goes hidden. Clear? It goes hidden. Reason आगे आएगा. So इसके बाद इसने जो ये tall plants थे, 4 इसके पास tall plants आए थे, चारों के चारों tall plants की इसने करवा दी self crossing यानी सेल्फिंग. अब सेल्फिंग की वजह से क्या होगा? सेम टू सेम फिर से एक पुनेट्स स्क्वायर बनाते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का, और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का वन इज मेल वन इज फीमेल. दिस गोज लाइक कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. यहां क्या रेशियो आती है? तो फिनोटाइप रेशियो विल बी tall ratio dwarf. The ratio is 3 tall and 1 dwarf. Am I clear? Genotype ratio is 1:2:1. समझ में आ गई? प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं 4, उसमें से एक है कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, और 2 हैं सॉरी, और एक है क्या? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अब मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से. ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी का एक्सप्रेशन और रिसेसिवनेस, डोमिनेंस और एक्सप्रेशन, इन सब चीजों का यूज आएगा आगे तुम्हारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स करते हुए, पेडिग्री एनालिसिस करते हुए बहुत ज्यादा. तो डू नॉट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि हमें रेशो याद रख लेते हैं हमारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा. एक तो तुम्हें मियोसिस याद रखनी पड़ेगी, दूसरा डोमिनेंस और बाकी जो भी चीजें ना वो भी बहुत ज्यादा याद रखनी पड़ेंगी. इससे तुम्हें फायदा होगा आगे के चैप्टर में. ठीक है? क्लियर है? ये था F1 जनरेशन का क्रॉस, जिसके बाद में आती है F2 जनरेशन. ओके, तो ये क्या है? F2 जनरेशन. अब इसने एक और क्रॉस करवाया, दैट वाज F3. ठीक है? F3 क्रॉस में बहुत कुछ किया था बेचारे ने, सारा चीजें लिखी थी, कोई समझ नहीं पाया, बट हम इसको थोड़ा अलग तरीके से इस तरह से देख लेंगे. चलो, एक क्रॉस इसने कैपिटल टी का सेल्फ क्रॉस करवा दिया. इससे क्या प्रोड्यूस होगा? ऑल टॉल प्लांट्स. एक क्रॉस इसने कैपिटल टी और स्मॉल टी का, यानी करवा तो ये रैंडम रहा था बट इसको मिल जाते हैं इस तरीके के क्रॉस. यहां पर सेम फिर से यही रेशियो मिल जाएगी फिनोटाइप और जीनोटाइप की.
और तीसरा क्रॉस इसने करवाया जो ड्वार्फ प्लांट था। तो इसमें इसको क्या रेशियो मिलेगी? फिनोटाइप की रेशियो विल बी 0:4 और जीनोटाइप की रेशियो 0:0:4, यही मिलने वाली है इसको। ओके, द सेम रेशियो। एम आई क्लियर? तो अब करवाता है मेंडल टेस्ट क्रॉस। ले लो इसका भी फटाक से एक स्क्रीनशॉट। अब जब मेंडल के पास आ जाते हैं प्लांट्स, कौन से? F2 जनरेशन के प्लांट्स, यानी इसने F3 करवा के देख लिया। तो देयर वॉज, पेरेंट्स के अंदर एक कैरेक्टर प्रेजेंट है, F1 जनरेशन में वो दिखता नहीं है, F1 जनरेशन में वो दिखता नहीं है, F2 जनरेशन में जाकर दोबारा दिखना शुरू होता है। ठीक है, तो F1 जो जनरेशन थी, ठीक है, F1 जो जनरेशन, इसका क्रॉस करवाता है ये पेरेंट के रिसेसिव के साथ। ठीक है, F2 जनरेशन में जब इसे दोबारा रिसेसिव कंडीशन दिखती है, यानी ड्वार्फ कंडीशन दिखती है, तो ये उससे ऊपर वाले जो F1 जनरेशन थी, समझना इसको बहुत ध्यान से, दोबारा बता रहा हूं, पेरेंटल क्रॉस F1 में कोई ड्वार्फ नहीं, F2 में एक ड्वार्फ। ठीक है, तो जब इसने ये देखा कि जनरेशन स्किप हो रही है, एक कैरेक्टर के शो करने में जनरेशन जो है वो स्किप हो रही है, तो जिस जनरेशन में स्किप हो रहा था उस जनरेशन को ये पता लगाने के लिए कि क्या इस F1 जनरेशन के अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है भी या नहीं, उसने पेरेंटल क्रॉस के रिसेसिव पेरेंट ड्वार्फ पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा दिया, किसका? F1 जनरेशन का। और F1 जनरेशन का इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो यहां पर दो तरीके के क्रॉस होते हैं, एक होता है टेस्ट क्रॉस और दूसरा होता है आउट क्रॉस। वन इज टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस में अननोन टाइप ऑफ अननोन जीनोटाइप, अब उसके लिए तो ये अननोन जीनोटाइप है, दिख तो रहा है उसको सारी चीजें टॉल, बट उसमें ड्वार्फनेस भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, तो उसने अननोन का पता लगाने के लिए व्हाट ही डिड वाज, सबसे पहले F1 जनरेशन के कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करवाता है ये स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ, यानी रिसेसिव पेरेंट। आउट क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी को ये उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाता है। टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज विद रिसेसिव पेरेंट, आउट क्रॉस इज ऑलवेज विद डोमिनेंट पेरेंट। एम आई क्लियर? बैक क्रॉस के दो दो जो है कंडीशंस होती हैं। बैक क्रॉस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ क्रॉस, वन इज टेस्ट क्रॉस, सेकंड इज आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस is between unknown type and recessive, out cross is between unknown type and dominant. Gamete production, capital T and small t, small t and small t, capital T, small t, capital T, small t. What he got here? 50% of plant with the same morphology and 50% of plant with another type of morphology but same. This capital T and small t, what happened to this? कुछ भी नहीं मिला इसे। सारे के सारे प्लांट्स क्या हैं? टॉल है, 100% टॉलनेस। तो यहां से इसे एक आइडिया लग जाता है that when the 50% of the plant are showing dwarfism, यानी पेरेंटल कैरेक्टर, 50% ऐसे प्लांट्स हैं जो पेरेंटल रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, 50% ऐसे प्लांट हैं जो पेरेंटल टाइप डोमिनेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो ये F1 जनरेशन है इसके अंदर 50% हिस्सा
तो एक पेरेंट का है और 50% हिस्सा दूसरे पेरेंट का है। क्लियर हो गई चीज? 50% इज फ्रॉम वन पेरेंट एंड 50% इज ऑफ फ्रॉम अनदर पेरेंट। किसमें? इस F1 जनरेशन के कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्लांट के अंदर। एम आई क्लियर? अब जब इसे यह पता चल गया कि 50-50% हिस्सा अगर एक ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट जो है वो कैरी कर रहा है, 50% फ्रॉम मेल पेरेंट, 50% फ्रॉम फीमेल पेरेंट, देन there will be a condition of separation while the gamete formation, यानी जब पोलन बनते हैं, जब फीमेल की कंडीशन बनती है, यानी दूसरा क्या है, गाइनोशियम ओवरी, वहां पर जो फीमेल गैमीट बनता है और जो मेल गैमीट बनता है, उस टाइम जो भी कैरेक्टर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एंड हेयर कम्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहला टेस्ट क्रॉस पे बेस्ड एक लॉ दिया था उसने, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, और दूसरा उसने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ साथ। सो यहां से उसे आइडिया लगा और क्या आइडिया उसे लगा? द आइडिया वॉज समथिंग लाइक दिस, व्हेन अ प्लांट carry 50% of a male part, यानी जो भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, 50% उसका मेल पार्ट डोनेट करता है, 50% उसका फीमेल पार्ट डोनेट करता है। यहां से उसे यह पता चल जाता है कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो आइडिया देखना उसने कितना स्मार्टली लगाया था कि अगर 50% एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका 100% जेनेटिक्स 50% मेल से आता है, 50% फीमेल से आता है, उसके पास आकर 100% बनता है, देन ऑब्वियसली जो भी मटेरियल मेल पेरेंट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या होगा? सेम मियोसिस को इसने एक्सप्लेन कर दिया बिना मियोसिस का पता लगाए। इसने एक्सप्लेनेशन क्या दी थी? हम आज के टाइम पे मियोसिस में क्या पढ़ते हैं? मेल प्रोड्यूस एन, मेल प्रोड्यूस गैमीट विद एन जेनेटिक मटेरियल, फीमेल प्रोड्यूस एन genetic material in the gamete and then the formation of zygote taking place which is 2n। अब इसने क्या बोला? 50% ऑफ मेल और 50% ऑफ फीमेल कंट्रीब्यूट करते हैं 100% जेनेटिक्स के लिए किसी भी प्रोजेनी का। तो ही वॉज एबल टू शो दैट द मियोसिस इज प्रेजेंट। कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है? मियोसिस प्रेजेंट है, और वो फाइनली रेगुलेट करती है प्लांट की वेरिएशंस को, प्लांट के अंदर कैरेक्टर के ट्रांसफर्स को। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बार पूछता हूं, बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तुम्हारे यहां से, हाउ और बेस्ड ऑन विच लॉ यू कैन से दैट मेंडल न्यू अबाउट मियोसिस वे बिफोर इट वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि कौन से लॉ पे बेस्ड आप ये बता सकते हैं कि मेंडल को पता था मियोसिस नाम की कोई चीज होती है, मतलब नॉट इन केस की होती है तो उसे पता था, नहीं, दैट समथिंग विच इज हैपनिंग, जो बाद में कभी डिस्कवर हुआ था, मेंडल के मरने के बाद में कभी डिस्कवर हुआ था, उसे पहले से इस बात का आइडिया था। उसने अपने सारा के सारा डाटा जितना भी था, जो भी काम वो कर रहा था, वो सबका सब काम किसके बेस्ड था? एवरीथिंग वाज बेस्ड अपॉन मियोसिस। जितने भी इसके लॉज थे सब के सब किस पे बेस्ड हैं?
मियोसिस पे बेस्ड है। ठीक है, एम आई क्लियर? इसका भी ले ले स्क्रीनशॉट, नहीं मत लो चाहे। सो सबसे पहले अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड कितने लॉ हैं? सबसे पहला है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर सेज दैट plant or any organism have at least two entities, or you can say the factors responsible for its genetics। एटलीस्ट कितने? दो। दिस इज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। दूसरी कंडीशन इसने क्या बताई थी? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है, अब पेयर्ड फैक्टर के लॉ को हम इसी के साथ कंबाइन कर देते हैं, प्रेजेंस ऑफ टू factors, presence of two factors while gamete from formation separate from each other moves into the different gametes। ठीक है, मूव्स इनटू द डिफरेंट गैमीट प्योरली ऑन रैंडम बेसिस। प्योरली ऑन रैंडम बेसिस इसका मतलब यह है कि दो फैक्टर किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट हैं, जब भी वो ऑर्गेनिज्म गैमीट फॉर्मेशन करता है उस टाइम वो फैक्टर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, गैमीट्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं, और गैमीट के अंदर ट्रांसफर होते हुए उनका कोई भी बेसिस नहीं होता। That is law of segregation। प्योरली ऑन रैंडम बेसिस, इस वर्ड को बहुत जरूरी है याद रखना। प्योरली ऑन रैंडम बेसिस, क्लियर है भाई? प्योरली ऑन रैंडम बेसिस। तो ये थे दो लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड। वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकंड इज लॉ ऑफ, फर्स्ट इज पेयर्ड फैक्टर एंड सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है बच्चों ये दो लॉस? ये दोनों लॉज क्लियर हैं? बताओ फटाफट से, अगर ये दोनों लॉज क्लियर है तो हम तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, और उसी की जो एक्सेप्शंस आएंगे आपके पास वो भी आज हम देख लेंगे। दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सब चीजें फटाफट मेरे को बता दो, यस और नो। सो यहां से हमें पता चल जाता है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर के बारे में। ओके, दूसरा हमें पता चलता है यहां से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अब है ये है मेंडल का एक्चुअल डाटा, यानी जो उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब भी उसने करवाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उसने जो भी डाटा उसका था वो सब डाटा जो है इस तरीके का है। टोटल प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए थे दीज वर 1064, उसमें से टॉल थे 787, उसमें से ड्वार्फ थे 277, और रेशियो जो आती है, यानी ये F1 की बात हो रही है,
रेशो जो आती है दैट इज 2.84:1, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3:1। ठीक है, ये है बात F1 जनरेशन के एक्चुअल डाटा की। गुड इवनिंग एलिना। ये बात किसकी है? F1 जनरेशन की। एम आई क्लियर? ठीक है, इससे पिछला सब चीजें यहां पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो इस एक्चुअल डाटा के बाद एक लॉ हमारे पास अभी बाकी है, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, और उसका पता उसने किस तरीके से लगाया था। सेम फिर से यहां पे एम्प्लॉयमेंट होगा टेस्ट क्रॉस का, और अब की बार जो टेस्ट क्रॉस का एम्प्लॉयमेंट है वो होता है F2 जनरेशन के साथ। तो याद करो F2 जनरेशन में हमारे पास 3 तरीके के जीनोटाइप थे और प्रोड्यूस भी हो रहे थे 1:2:1, यही थे ना 3। इन्हीं तीनों F2 जनरेशन के जो ये डाटा था, इनके जो ये प्लांट्स थे, इसको फिर से ये टेस्ट क्रॉस करवाता है किसके साथ? अब की बार ये टेस्ट क्रॉस करवाता है इसे पेरेंट के साथ। वही टेस्ट क्रॉस का मतलब ही क्या है? रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस। सो पहला क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, मिलेगा क्या? तो यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर इसने दिए F1 जनरेशन के टेस्ट क्रॉस के साथ, टेस्ट क्रॉस की वजह से। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसने दिया F2 जनरेशन के टेस्ट क्रॉस की वजह से। क्लियर है? ये एक गैमीट, ये दूसरे गैमीट, इसे क्या मिलता है? सेम टू सेम। जो पेरेंटल क्रॉस में इसे डाटा मिल रहा था सब सेम का सेम वही डाटा मिला, 4:0 का डाटा इन एवरी केस। चाहे वो कैपिटल टी की बात हो, चाहे वो कैपिटल टी स्मॉल टी की बात हो, चाहे वो स्मॉल टी और स्मॉल टी की बात हो, वो था ये सब चीजें। ओके, टेस्ट क्रॉस में पहला क्रॉस इसने करवाया है अभी कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, दूसरा क्रॉस अभी ये करवाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, तीसरा क्रॉस होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। तो देख लो दूसरे क्रॉस में क्या होगा? कैपिटल टी, नॉट कैपिटल टी, गलत लिखा गया, इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, अगेन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। क्या मिलता है इसे? पिछले टेस्ट क्रॉस के जैसे रिजल्ट्स, है ना? F1 जनरेशन का जो टेस्ट क्रॉस था सेम टू सेम रिजल्ट इसे यहां मिल गए। और तीसरा क्रॉस, दिस इज क्रॉस नंबर 1, दिस इज क्रॉस नंबर 2, एंड थर्ड क्रॉस वाज बिटवीन द ड्वार्फ एंड ड्वार्फ। तो ये तो उसे पता ही है कि मिलेगा ही कुछ नहीं। ठीक है, सेम टू सेम उसे एग्जैक्टली जो भी कंडीशन मिली। अब यहां से एक बात का आइडिया इसने ये आइडिया लगा रहा है, ठीक है। मेंडल को ये नहीं पता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, मेंडल को ये नहीं पता कि फैक्टर जिनके बारे में वो बात करने की कोशिश कर रहा है, जिनको जिनको एक आधार मानकर, जिनको एक बेसिस मानकर उसने ये चीज लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, दैट समथिंग इज हैपनिंग दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू इट्स जेनेटिक्स, जीन एंड एलील्स, बहुत कुछ। बट उसने एम्प्लॉय कर दिया किस चीज को? स्टैट्स को। अब लोगों को स्टैट्स तो घंटा पल्ले नहीं पड़े। अब पल्ले अगर स्टैट्स उनको नहीं पड़े तो उन्होंने इसके काम को कर दिया रिजेक्ट, बट था सारा काम सही। अब यहां से देखने वाली चीज ये है कि इसने जब भी कैपिटल टी या सेकंड कंडीशन कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी जब भी ये टॉल प्लांट का क्रॉस करवाता है, टेस्ट क्रॉस करवाता है इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो इसे एटलीस्ट 50% क्या मिलते हैं? डोमिनेंट मिलते हैं, यानी एटलीस्ट 50% इसको टॉल मिलते हैं फिर से। और जब ये स्मॉल टी का क्रॉस करवाता है रिसेसिव के साथ, यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करवाता है, तो इसे कुछ नहीं मिलता, यानी टॉलनेस के नाम पे 0। जब भी टॉल के साथ क्रॉस करवाता है या तो सारे टॉल मिलते हैं और या तो एटलीस्ट 50% टॉल मिलते हैं। दूसरी कंडीशन, जब रिसेसिव के साथ करवाता है रिसेसिव का क्रॉस, तो इसे कुछ नहीं मिलता, सारे ड्वार्फ मिलते हैं। यहां से उसको एक बात का आइडिया और लग जाता है कि दैट व्हेन एवर
द कैपिटल टी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं कैपिटल टी के बारे में, देन इट मस्ट बी हैविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, ठीक है। द टॉलनेस इज हैविंग समथिंग जिसकी प्रेजेंस की वजह से द टॉलनेस इज एक्सप्रेस्ड बाय समथिंग, द टॉलनेस इज कंट्रोल्ड बाय अ फैक्टर जो रिसेसिवनेस को आगे नहीं आने दे रहा। तो मेंडल ने उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया था। नाउ वी नो दैट रिसेसिवनेस इज नथिंग, रिसेसिवनेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिसेसिवनेस इज जस्ट एब्सेंस ऑफ द प्रोटीन, एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्रोटीन्स। डोमिनेंस इज समथिंग विद प्रेजेंस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहां से उसने अगला लो दिया, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाक से एक बार ले लो, और वरना तो साथ साथ अपने नोट्स जो हैं वो बनाते रहा करो, लिखते रहा करो, क्योंकि बहुत धीरे धीरे से करवा रहा हूं बट स्टिल सिंप्लीफाइड वे में और काफी डिटेल से हम चल रहे हैं। इसके बाद आता है आपके पास अब यहां से मेंडल जो है ना वो एक बार और अनलकी, उसकी किस्मत जो है वो फूटी निकलेगी। कैसे निकलेगी वो एक बार और देख लेते हैं। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, नाउ हाउ ही एक्सप्लेन्ड डोमिनेंस, हाउ ही एक्सप्लेन्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट उसने डोमिनेंस को इस तरह से एक्सप्लेन किया था, इन प्रेजेंस ऑफ एलील विच इज एक्सप्रेसिव, यानी एक ऐसा एलील है जिसकी प्रेजेंस में दूसरा एलील अपने एक्सप्रेशन को, अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता, तो जो शो करता है दैट इज डोमिनेंट, जो शो नहीं करता दैट इज रिसेसिव। बट ही वॉज रॉन्ग, हम जानते हैं वो रॉन्ग था। मैं जिस तरह से पर्टिकुलरली इस चीज को समझता हूं, ही वॉज रॉन्ग, और लोगों ने उसको दूसरे तरीके से, अब देखो अगर एक कोई भी पर्सन, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन, अगर वो ड्वार्फ है यानी वो छोटा है, यानी उसकी ग्रोथ नहीं हुई उतनी ज्यादा, देन डू यू थिंक दैट समथिंग अदर देन growth hormone, or you can say some inhibitory hormone is present in its body that is pulling itself down, जो उसकी हाइट को इंक्रीज नहीं होने दे रहा। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। समथिंग विच इज मेकिंग इट टॉल इज अ हॉर्मोन, बट समथिंग बिकॉज ऑफ, जिसकी वजह से वो छोटा रह जाता है, समथिंग इन एब्सेंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इट इज ड्वार्फ, ठीक है। 3-4 बार मैं बता चुका हूं, तो इसको याद रखना क्योंकि ये तुम्हारे पूरे के पूरे चैप्टर को यही डिफाइन करने वाला है, ठीक है। सेकेंड एलील एक्सप्रेशन हाइट्स, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस